नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी में। आज हम हिंदी विषय में बात करने वाले हैं वर्ण प्रकरण की। इस प्रकरण से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सब प्रश्नों की चर्चा आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला हमारा प्रश्न रहेगा आज का, किसी भाषा के लिखने का ढंग कहलाता है। यानी कोई भी भाषा है उसको कैसे लिखेंगे, किस से लिखेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका ढंग या तरीका कहलाएगा। तो लिखने का ढंग क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है लिपि, दूसरा है वाक्य, तीसरा है शब्द और चौथा है वर्ण। तो इसका राइट आंसर रहेगा लिपि। यानी कोई भी भाषा है वो किससे लिखी जाती है? लिपि के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है हमारा, वर्णों का समूह कहलाता है। यानी वर्णों को जब एक समूह में व्यवस्थित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? व्याकरण, अनुस्वार, वर्णमाला या भाषा। तो इसको कहा जाएगा वर्णमाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या होती है। हिंदी जो वर्णमाला है उसमें मूल वर्ण कितने होते हैं? तो मूल वर्णों की संख्या, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 33, तीसरा है 20 और चौथा है 44। तो इसका राइट आंसर रहेगा 44। 44 जो है वो हिंदी में मूल वर्ण माने जाते हैं। यानी वर्णमाला के मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यंजनों की संख्या होती है। यानी वर्णमाला में कुल व्यंजन, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? इसका राइट आंसर रहेगा 33। तो हिंदी में व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 रहेगी। 11 हमारे जो हैं वो स्वर होते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मन के भावों को मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम क्या कहलाता है? यानी मन के जो भाव हैं उसको जब प्रकट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मन के भावों शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं, व्याकरण के, या लिपि, या भाषा। तो मन के भाव जो हैं वो प्रकट होते हैं हमेशा भाषा के माध्यम से। मन के भाव किससे प्रकट होते हैं? भाषा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। यानी ऐसे वर्ण कौन से हैं जिनका उच्चारण अपन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन रहेगा इसका भाषा, अनुस्वार, स्वर या व्यंजन। तो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं स्वर, और स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उसे कहते हैं व्यंजन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नासिक के ध्वनि नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नासिक के ध्वनि नहीं है। तो नासिक के यानी नासिक के ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसी ध्वनियां कौन सी हैं? तो नासिक के ध्वनि नहीं है। च, बिल्कुल, ण, म, न। तो देखिए ण, म, न ये प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण है, पंचम वर्ण है। एक वर्ण ऐसा है जो पंचम वर्ण नहीं है, जो नासिका की सहायता से नहीं बोला जाता, और वो है च वर्ण। यानी हमारा राइट आंसर रहेगा च। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं? यानी ऐसी ध्वनियां जो कंठ की सहायता से बोली जाती हैं। तो इसके एक सूत्र है, सूत्र रहेगा, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है, तो ध्यान रखना है, ए का मतलब होता है ए आ, कु का मतलब कैवर्ग, कैवर्ग में आ जाते हैं कै, ख, ग, घ, अंग और है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है? कैवर्ग के दो वर्ण आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो कै और ख। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा हमारा कै और ख से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। यानी अघोष वाली कौन सी है? अघोष का मतलब होता है, अघोष का मतलब होता है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, तो वो क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। और 30, 3, 4, 5 ये कहलाते हैं घोष वर्ण। अल्प प्राण के अंतर्गत अगर बात की जाए तो अल्प प्राण में आते हैं 1, 3 और 5। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो कहलाएगा वो अल्प प्राण कहलाएगा। तो इसमें से बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा रहेगा? यानी सेम कौन सा मिल रहा है दोनों में, पहला और पहला? तो पहला कौन सा है इसमें? द ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। तय हमारा क्या है? पहला वर्ण, जो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व का अर्थ होता है यानी दो समान वर्ण जब मिलते हैं तो वो कहलाते हैं द्वित्व वर्ण। तो यहाँ पर सच्चा है, इसमें भी दो समान वर्ण है। कुत्ता है, इसमें भी दो तय समान है। वल्गा में दो समान नहीं है, एक ल है और एक ग है, बल्कि बग्गा में ग जो है वो दोनों समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्गा से।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। घोष वर्ण के बारे में मैंने अभी बताया था आपको कि घोष वर्ण होते हैं 3, 4 और 5। 3, 4, 5 वाले घोष वर्ण होते हैं। 3, 4 और 5 ये घोष वर्ण होते हैं। तो तीसरा कौन सा है इसमें, देखिए तीसरा प भी नहीं है, ट भी नहीं है, ख भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर रह जाएगा हमारे लिए द, यानी स। तो द जो वर्ण है वो क्या कहलाएगा, घोष वर्ण कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वर होते हैं, स्वर किस प्रकार के होते हैं, घोष, अघोष, महाप्राण या अयोगवाह। तो इसमें से मैं हटा देता हूँ, अयोगवाह तो नहीं होते हैं, अयोगवाह तो अंग और होते हैं। महाप्राण मैंने अभी भी बताया था कि महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं वो दूसरी और चौथी जो ध्वनियाँ हैं वो महाप्राण कहलाती हैं। इसके अलावा जो बचता है एक ही ऑप्शन हमारे सामने, वो है घोष वर्ण। तो जितने भी स्वर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, घोष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि देवनागरी लिपि में कितने स्वर हैं। देवनागरी जो लिपि है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वरों की जो संख्या रहेगी वही देवनागरी लिपि में रहेगी। तो स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या रहती है 11। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मूल स्वर नहीं है, मूल स्वर कौन सा इसमें से नहीं है। तो मूल स्वर देखो ई है, ये मूल स्वर नहीं है। ए ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर है, ये मूल स्वर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ई, यानी ई जो है मूल वर्ण, मूल स्वर जो है वो 4 होते हैं। एक तो होता है ए, एक होता है ई, छोटी ई होती है, एक होता है ऊ, छोटा ऊ, और एक होती है री। तो ये 4 जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं, बाकी जो भी हैं वो मूल स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त व्यंजन किस विकल्प में है, यानी संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। देखो दो व्यंजन, जो दो व्यंजनों से जो वर्ण मिलकर बना होता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, क नहीं है, च भी नहीं है, स भी नहीं है, क्ष, यानी द ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। क्ष जो है उसमें क और श मिला हुआ है, इसलिए ये किस प्रकार का है, संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विवृत स्वर है। तो स्वर के यहाँ पर 4 भाग होते हैं, विवृत, संवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत। तो विवृत जिसमें मुख हमारा सबसे ज्यादा खुलता है, सबसे ज्यादा किसमें खुलेगा, ए में, आ में, री में या ऊ में। तो सबसे ज्यादा खुलेगा हमारा मुंह है जो खुलेगा वो आ में खुलेगा, तो वो कहलाता है विवृत स्वर। अगले प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जिनको अपन अनुस्वार कहते हैं। देखो अनुस्वार वाली ध्वनियां हैं स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियां। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली जो भी नासिकीय ध्वनियां हैं, जैसे मान लो ए है, ए के ऊपर अपन ने क्या लगाया, बिंदी लगा दी, तो ये अनुस्वारित है। जैसे क है, क के ऊपर भी लगा दी तो ये अनुस्वार है। तो इस प्रकार की ध्वनियां क्या कहलाएगी, अनुस्वार कहलाएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किस क्रम में ऊष्म व्यंजन है, यानी वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है। तो वो हमारे यहाँ पर 4 रहेंगे, श, श, है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऊष्म व्यंजन नहीं है, वो पूछा है तो वो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहला है अकंठे ध्वनि है, बिल्कुल अकुह विसर्जनीय नाम पहला ही प्रश्न था हमारा। तो इसमें ए जो है वो कंठे ध्वनि है। आ दीर्घ स्वर है, आ यहाँ पर दीर्घ स्वर बिल्कुल राइट आंसर है। ई मूल स्वर है, मूल स्वर मैंने भी 4 बताए थे, ए ई ऊ री, तो ये मूल स्वर भी है। द है ई संयुक्त स्वर है, बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पे ई संयुक्त स्वर नहीं है, बल्कि ई जो है वो दीर्घ स्वर है। तो ये हमारा इसमें से ये कथन सही नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, ओ और औ किस प्रकार के हैं। देखो ओ जो बना है ए प्लस ऊ से मिलकर बना है। तो ए जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। ऊ का क्या है, ओष्ठ है। तो हमारा कंठ और ओष्ठ से जो ध्वनि उच्चरित होती है वो ओ और औ होते हैं।
तो यहाँ पर तालव्य भी नहीं है, मूर्धन्य भी नहीं है, दंतोष्ठ भी नहीं है, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ की सहायता से जो वर्ण उच्चरित होते हैं उनको कहते हैं कंठोष्ठ वर्ण। तो इस प्रकार हमने आज 20 प्रश्नों की चर्चा की। अगर इन प्रश्नों से संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।